नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। इसमें यूपीपीएससी जो पेड क्विज हम देख रहे हैं लगातार कंटिन्यू करेंगे उसको। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पेड ग्रुप्स में एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, अगर यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो वहाँ से देखिए और उस पर कॉन्टैक्ट करके पूरी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। कहा गया आपसे कि हाल ही में बीसीसीआई ने फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11, ठीक है, आईपीएल वगैरह अगर आप देखते हैं तो इसका ऐड आपने देखा होगा कि जो कुछ ये मतलब टीम बना के है ना पैसे वगैरह जीतने का एक कॉन्सेप्ट है इसमें। तो हालांकि रिस्की भी है, तो फिर भी यहाँ पे इस ड्रीम 11 को कितने साल की अवधि के लिए टीम इंडिया का मुख्य प्रायोजक यानी कि जो स्पॉन्सरशिप होती है, जैसे जो प्लेयर्स खेलते हैं तो उनकी जर्सी भी आपने देखा होगा ना, स्पॉन्सर का नाम होता है। ठीक है, तो स्पॉन्सरशिप में जो है यहाँ पे इनके साथ ये मतलब टाई अप हुआ है 3 साल का। ठीक, तो ध्यान रखेंगे ड्रीम 11 के साथ हुआ है। हाल ही में प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे ये एक प्रकार का लिटरेरी अवार्ड है, जो भी सोशल, पॉलिटिकल है ना, एथिकल मुद्दों से संबंधित राइटिंग्स हैं इनकी, माइकल रोशन की। ठीक है, तो उनको रिकॉग्नाइज करते हुए यहाँ पे ये अवार्ड इस बार इनको दिया गया है। ऑप्शन सी को चुनेंगे और इसमें बस ये ध्यान रखेंगे कि जो पेन प्रिंटर पुरस्कार है एक संस्थान है इंग्लिश पेन, ठीक है, उनके द्वारा इसको स्टैब्लिश किया था 2009 में। और वही लिटरेरी वगैरह जो चीज़ें हैं, मतलब लिटरेरी राइटिंग्स या इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे जो इस तरह के रिनाउंड लोग होते हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द गोल्डन ईयर्स द मिनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ। ठीक है, ये पूरा पुस्तक का नाम है, तो हालांकि स्टार्टिंग का ही ध्यान रखेंगे, द गोल्डन ईयर्स। और फेमस राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, इनकी पुस्तक है ऑप्शन डी। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी है? तो इसमें यह ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले दिनों के लिए। पहला ऐसा सैनिक स्कूल है जो कि ऑपरेट होगा, जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एक है, ठीक है, उसके माध्यम से, और इसकी फाउंडेशन की गई है इसमें मेहसाना, गुजरात में। ठीक, ऑप्शन सी को चुनेंगे। और इसी के साथ एक फैक्ट ये ध्यान रखेंगे कि कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री भी भारत में बनाई गई थी, जिसके मिनिस्टर इस समय अमित शाह ही हैं, और इसका फॉर्मेशन हुआ था वर्ष 2021 में, जुलाई में। ठीक है, तो लगभग 2 साल हो गए हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 शहरों में नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसमें से कौन सा शहर उन 4 में शामिल नहीं है? तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स के रेफरेंस में आप जैसे गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, है ना, इन सबको जानते होंगे। तो उसी क्रम में अभी जो नए 4 शहरों की मतलब घोषणा की गई है, उसमें से ऑप्शंस में देखेंगे वाराणसी है, आगरा, बरेली और गोरखपुर, है ना, आजमगढ़ नहीं है। छठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा राज्य चैंपियन बना है? ठीक है, तो ये 6th जो बॉक्सिंग का ये आयोजन हुआ, वुमेन्स यूथ बॉक्सिंग, ये हुआ था इसमें रिसेंटली भोपाल में, ठीक है, मध्य प्रदेश, और इसमें जीतने वाली टीम है हरियाणा की। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया? तो यहाँ पे इसको वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया था। इसमें एक जगह है पुट्टापार्थी करके, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसी से संबंधित एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में भी एक कन्वेंशन सेंटर जो है इनॉग्रेट किया गया था वाराणसी में। ठीक है, क्या नाम है? रुद्राक्ष, इसको ध्यान रखेंगे। हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 17th एडिशन का ये आया है ग्लोबल पीस इंडेक्स। रिलीज करने वाला इंस्टीट्यूट है ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक, तो यहाँ पे शांति वाले देशों के मामले में, जहाँ पे किस देश में कितनी शांति है, पीस है कितना, उसके रेफरेंस में सबसे टॉप पे रहा इस इंडेक्स में आइसलैंड। और इंडिया की रैंकिंग की अगर बात करें तो ये जो है 126।
हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन के लिए ई सरस कह सकते हैं इसको आप, ठीक है, इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो हमारा ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है, इनके अंतर्गत डेवलप किया गया है इसको। बेसिकली जो दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, इन्होंने कॉन्सेप्चुलाइज किया था इस कॉन्सेप्ट को कि जितनी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं कुछ हैंडीक्राफ्ट बनाती हैं और भी जो हैंडलूम है, तो उसकी सही मार्केटिंग हो, है ना, इफेक्टिव प्राइस जो है मिल सके, तो उसके लिए यहाँ पे ये एप्लीकेशन जो है इसको लॉन्च किया है। तो बी विकल्प जो है इसको चुनेंगे। हाल ही में बीसीसीआई ने इसमें किस प्लेयर को सीनियर पुरुष चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये जो सीनियर क्रिकेट टीम है इसकी इंडिया की, तो उसमें जो चीफ सेलेक्टर हैं उसकी पोस्ट पे अपॉइंट रिसेंटली किए गए हैं अजीत अगरकर, है ना। पहले ये फास्ट बॉलर थे, आप जानते होंगे। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन को संविधान का मूल ढांचा बताया? ठीक है, तो यहाँ पे जो केसेस के नाम लिखे हुए हैं सारे ऑप्शंस में, प्लीज़ इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा। सभी में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं। और मिनर्वा मिल्स का एक मामला था 1980 का, उसमें बताया गया कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली एक बैलेंस पे है किसके, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज के बीच में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट उससे ही रिलेट करेंगे हम। और यहाँ पे बैलेंस की बात की गई है मुख्य रूप से, है ना, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के। जैसे केशवानंद भारती मामला देखेंगे 1973 का, तो वहाँ पे सबसे पहले जो प्रॉपर रूप से बेसिक स्ट्रक्चर क्या है उसको हम चेंज नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके बारे में बात की गई है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मामले हैं, इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल में भी देखना है आपको। फिलहाल बी को चुनेंगे। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्र सरकार में कई सारी कैबिनेट कमिटीज़ होती हैं अलग अलग विषयों से संबंधित, तो उसी में से जो सिक्योरिटी वाली कैबिनेट कमेटी है इसके अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर भारत के जो वर्तमान में होंगे, ठीक है। और यहाँ पे मुख्य रूप से जो डिफेंस एक्सपेंडिचर्स वगैरह हैं, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स और नेशनल सिक्योरिटी जो बॉडीज़ हैं उनके रेफरेंस में जो कुछ मामले हैं उसके बारे में यहाँ मुख्य रूप से डिसीजंस होते हैं। और प्राइम मिनिस्टर एज अ हेड, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो मेम्बर्स होते हैं इसके, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ठीक है। तो ये सब जो है इसके भाग हैं। हमारे पास कुछ पेयर हैं, कौन सा सही सुमेलित है? तो कुछ हमारे पास माउंटेनियस पासेस हैं, उमलिंगला, फोटूला और रोहतांग। तो ये किसको किससे जोड़ता है? तो यहाँ पे जो तीनों पेयर लिखे हुए हैं सभी सही हैं। एक बार पॉज करके इन्हें प्लीज पढ़िए आप। कौन सा युग में फिर से देखिए सुमेलित है? कुछ रेवोल्यूशंस हैं कुछ कमोडिटीज़ के रेफरेंस में, उनके कह लीजिए वाइड प्रोडक्शन से संबंधित। तो कृष्ण क्रांति या फिर ब्लैक रेवोल्यूशन जो है वो हम खनिज तेल में, जो खनिज तेल का क्षेत्र है उसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए यूज़ करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। इंद्रधनुषी क्रांति यानी कि रेनबो रिवोल्यूशन, ठीक है, ये संबंधित है कृषि से संबंधित जितनी भी कमोडिटीज़ हैं उन सब के ओवरऑल प्रोडक्शन डेवलपमेंट से संबंधित, तो ये भी ठीक है। रजत क्रांति, दुग्ध उत्पादन, दोनों गलत है। दोनों क्या मतलब, ये पेयर गलत है। रजत क्रांति यानी कि सिल्वर रिवोल्यूशन को यूज़ किया जाता है फॉर द इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन इन एग्स या फिर कह लीजिए पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जो हैं। दुग्ध उत्पादन के लिए व्हाइट रिवोल्यूशन जो है ना, इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी कई बार मिलेगा आपको, ठीक। तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों में इसमें से क्या क्या शामिल है? तो किसी भी पर्टिकुलर पृथ्वी पे स्थान के तापमान को जो हमारे फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं उसका लैटिट्यूड क्या है, ठीक है, अक्षांश। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। जैसे अब हम यहाँ पे क्षैतिज लाइनें जो देखते हैं लैटिट्यूड, तो जैसे 0 डिग्री क्या है, तो यहाँ पे सन की प्रेजेंस है ना ऑलमोस्ट हर समय है, और इक्वेटर पे आप देखते हैं सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। तो यहाँ का टेम्परेचर थ्रू आउट कुछ और होगा जो 0 डिग्री पे पड़ने वाले हमारे स्थान है, परंतु अभी यही आप ऊपर चले जाइए 50 डिग्री पे मान लीजिए, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे सन की प्रेजेंस उतनी नहीं है, ठीक है, सनलाइट्स नहीं आ रही हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है इसके हिसाब से डिफरेंस है इसमें दोनों के टेम्परेचर में। तो यहाँ पे जो है दोनों स्थानों के टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला कारक होता है। देशांतर इसमें नहीं होगा, ठीक है। जो लंबवत लाइनें आप देखते हैं पृथ्वी पे आप ये, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे क्या नाम है, एक लंबवत लाइन पे जो स्थान जहाँ पे है उसका टेम्परेचर तो सेम ही होगा क्योंकि वो लैटिट्यूड से काउंट हो रहा है ना, लॉन्गिट्यूड से मतलब ही नहीं है कुछ।
तो ये नहीं होगा। समुद्री धाराएं, ठीक है, जैसे आप ये पढ़ते हैं ओशन करेंट्स, है ना, वार्म और कोल्ड, तो जिन जिन कोस्ट पे सपोज वार्म करंट है तो वहाँ का टेम्परेचर मतलब अलग होगा, कोल्ड वाले पे अलग होगा। तो यहाँ पे सूटेबल जो है सिर्फ पहला और तीसरा होंगे। निम्नलिखित में से हिमानी निर्मित झीलें कौन कौन सी है, यानी कि जिनका फॉर्मेशन कह लीजिए ग्लेशियर्स के माध्यम से है या ग्लेशियर फेड झीलें हैं वो, ठीक है। तो ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, विनीपेग, ये सब कहाँ पे हैं? कनाडा में, और तीनों ही जो है हिमानी निर्मित झीलें हैं, तो डी को चुनेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे हम ये वाली काउंट करेंगे 1937 से, ठीक है, तो तभी अपॉइंटमेंट हुई थी पुरुषोत्तम दास टंडन की, और ये 1950 तक थे जो है, ठीक। तो ये हो जाएंगे पहले। वर्तमान में कौन है? तो ये सतीश महाना। निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है या उत्तरदायी है? तो जैसे कि एटमॉस्फेयर में एमिशन पृथ्वी से होता है किन गैसों का? सल्फर डाइऑक्साइड का और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो जा करके ये ऊपर वाटर वेपर से रिएक्ट करके इसी सल्फर और नाइट्रोजन के जो ये एसिड्स बनाते हैं, ठीक है। तो वही मुख्य रूप से फिर जो बारिश होती है इनमें ये कंटेंट होता है, तो उसी को आप अम्लीय वर्षा के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड हमें मिल रहा है, इसको चुन लेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे इसके बारे में एक ये इंस्क्रिप्शन जो अशोका के टाइम पे कई सारे बनवाए गए, तो उससे आप जानते हैं तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो जो रुम्मिनदेही स्तंभ लेख है नेपाल के रीजन में, यहाँ से इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है गौतम बुद्ध के जन्म की। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? तो डीपीएसपी पार्ट 4 में 36 से 51 के मध्य आर्टिकल दिए हुए थे, बीच बीच में कुछ और आर्टिकल्स या प्रावधान जो कह लीजिए ऐड किए गए हैं। तो जैसे 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, जिसके माध्यम से ये लीगल एडवाइस वाला जो है ना, आर्टिकल 39A में जो कहता है कि टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, तो ये जो है ऐड किया गया। बाकी ये सब जो है पहले से दिए हुए हैं जो अन्य प्रावधान ऑप्शंस में लिखे हैं। इसमें कौन सा एक गलत कथन है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हो रही है, मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है कहा गया है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स का, तो ऐसा नहीं है। ये एक अलग से हमारा पार्ट जोड़ा गया था 4A आर्टिकल 51A के अंतर्गत। 42nd अमेंडमेंट ही हुआ था जो 1976 वाला, उसके माध्यम से। बाकी के विकल्प यहाँ पे ठीक है, पहला गलत था। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कुछ टाइगर रिजर्व्स के नाम हैं और किस राज्य में स्थित है। पहला ही गलत है। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, ठीक। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो यहाँ पे जो भी पद पे लोग लिखे हुए हैं, CAG, अटॉर्नी जनरल, गवर्नर ऑफ अ स्टेट, इन सब की अपॉइंटमेंट की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। गुजरात के अहमदाबाद में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? तो देखिए, मध्यकाल का इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो कई सारी जामा मस्जिदों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। जो सबसे मुख्य रूप से पॉपुलर है तो जो दिल्ली में जामा मस्जिद है, शाहजहां के टाइम पीरियड वाली, वो है। उसके अलावा भी कई सारी आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर गुजरात वाले की बात करें तो इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था अराउंड 1424 AD के आसपास, ठीक है। और यहाँ पे उस समय इस रीजन में शासक था ये अहमद शाह फर्स्ट, इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया। निम्नलिखित में से अबला बाबा की उपाधि किसने धारण की थी? तो इब्राहिम आदिल शाह II जो है, ये बीजापुर सल्तनत जो थी उसका किंग था, और आदिल शाही डायनेस्टी जो आप पढ़ते हैं तो इसी की टाइटल थी ये अबला बाबा। इसका अर्थ होता है ये गरीबों का मित्र, ठीक है, फ्रेंड ऑफ द पुअर। और इसी के साथ जैसे एक और इसकी टाइटल थी जो पूछी जाती है, ये जगत गुरु बादशाह, ठीक। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? तो UGC के बारे में जो आप पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो ये आपका ये श्री राधा कृष्णन कमीशन जो है, इसकी स्थापना हुई थी। और इन्होंने ही जो है रिकमेंडेशन किया था कि आज़ाद भारत के बाद जो है यूनिवर्सिटीज़ के रेफरेंस में ये बॉडी इस्टेब्लिश की जाए। तो जो है स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ये एग्जिस्ट फिर हुआ 1953 से।
निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त हैं? ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रावधान किया गया है कि कुछ अधिकार ऐसे हैं कि जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ सिटीजन्स को प्राप्त हैं। ठीक है, सिटीजन होना और किसी अन्य देश के जो निवासी या फॉरेनर्स होते हैं कह लीजिए, तो उनके लिए वो राइट का प्रोवाइड होना, तो ऐसा सारे फंडामेंटल राइट्स के साथ नहीं है। ठीक है, जो 12 से 35 तक है, तो उसमें से जैसे अब देखिए 14 और ये 21, ठीक है, ये दोनों को अवेलेबल हैं, सिटीजन हो चाहे फॉरेनर हो। ठीक, अब बाकी जैसे 15 है ना, 16, 17, 18, 19, ठीक है, ये सब जो है एक्सक्लूसिवली हमारे जो सिटीजन्स हैं, ठीक है, सिर्फ इनके लिए अवेलेबल है। तो इसमें यहाँ पे 1 और 4 को चुनेंगे। थोड़ा ये सब चीज़ें डिटेल में पढ़िएगा। भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सही सुमेलित हैं? तो किस भाग में किस विषय से संबंधित प्रावधान है वो लिखा हुआ है। तो भाग 4 में लिखा है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो अभी ऊपर बताया कि ये 4A में है ना। भाग 4 में तो DPSP वाले हैं ना, तो पहला गलत हो गया। निर्वाचन सही है। भाग 18 में आपातकालीन उपबंध है ना, इमरजेंसी वाले, ये भी ठीक है। भाग 20 वाला गलत है। 20 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की गई है, आर्टिकल 368 सिर्फ इकलौता आर्टिकल है। राजभाषा की बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो ये 343 से 351 तक जो है भाग 17 में है ना, तो सिर्फ दूसरा और तीसरा सही होगा। निम्नलिखित में से गर्म समुद्री धारा बताना है। तो वार्म ओशन करंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें ब्राज़ील करंट, कुराशियो करंट ये हो जाएंगी, लैब्राडोर और हम्बोल्ट है ना, ये सब दोनों जो है कोल्ड हैं। ठीक, तो इसमें भी सिर्फ 1 और 3 को चुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कुछ हमारे ये हैं माउंटेनियस पासेस, किस माउंटेन रेंज का हिस्सा है वो? तो इसमें गलत है फोटूला पास। फोटूला भी जो है हमारा जास्कर का हिस्सा है। ठीक है, इसमें सिंधु की सहायक नदियां देखनी है, तो जास्कर, हुंजा, यहाँ पे गास्टिंग नहीं गिलगिट होना चाहिए। ठीक है, करेक्शन थोड़ा सा करेंगे। शिगार, ठीक है, ये सारी ही हैं। थोड़ा इंडस रिवर के बारे में डिटेल में देखिए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में उनके कोर्ट से जो है ये जो नवरत्न हैं संबंधित हैं, तो उसमें से आर्यभट्ट जो है वो नहीं थे। इनको चुनेंगे। जैसे कालिदास थे, धन्वंतरी, अमर सिंह, इसके अलावा ये आपका हरिसेन, ठीक है, फिर एक जो थे ये शंकु, वराह मिहिर और ये वरुचि, इसके अलावा एक एस्ट्रोलॉजर थे कपहनक करके कुछ नाम था। ठीक है, एक बार उनके बारे में देखिएगा। फिलहाल तो इसमें आर्यभट्ट जो है आउट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? तो आप जानते हैं इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो लगभग 560 से ज़्यादा रियासतें भारत में छोटी छोटी अलग अलग जगह जो हो गई थी, तो 1920 में नागपुर सेशन हुआ था, है ना। इसमें इन्हीं प्रिंसली स्टेट्स के लिए कांग्रेस की जो है जो कह लीजिए इंटीग्रेशन में क्या नीतियाँ थी उसके बारे में घोषणा की गई थी, और विकल्प ए को चुनेंगे हम इसलिए। इसमें से किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? बाल गंगाधर तिलक के बारे में ये स्टेटमेंट था। एक ब्रिटिश पत्रकार थे, है ना, वैलेंटाइन चिरोल, ठीक, उन्होंने इसको फ्रेज को यूज किया था। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है? तो काकोरी ट्रेन रॉबरी हुई थी अगस्त 1925 में, जिसमें मुख्य रूप से रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान ये सब थे। भगत सिंह इसमें नहीं थे ना। किस कारागार में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? ठीक, तो यहाँ पे इनको फांसी दी गई गोरखपुर जेल में दिसंबर 1927 में, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा अनाउंस किया था कि जो उस समय बंगाल का रीजन था तो उसको ईस्ट और वेस्ट बंगाल के रूप में डिवाइड किया गया था। और इसमें यहाँ पे जब एजिटेशन स्टार्ट हुआ तो इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार मित्र, ठीक है, ये दोनों लोग इसको लीड कर रहे थे स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए को चुनेंगे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का
शीर्षक गीत बना। ठीक है, तो वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत के रूप में आप आज जानते हैं, तो यहाँ पे यही पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद स्वदेशी मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो वहाँ पे है ना इसको पॉपुलर रूप से जो है गाया जाने लगा। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो 1907 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था ये ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी। अवनींद्रनाथ टैगोर और इन्हीं के भाई थे गगनेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, इनके द्वारा। तो विकल्प फिलहाल ए को चुनेंगे। और ये काफ़ी फेमस पेंटर भी थे। किस वायसराय के काल में ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? तो 1911 में जो है कैपिटल दिल्ली को बनाया गया। और इस टाइम पे अगर देखेंगे तो ये किसका टाइम पीरियड है? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। 1910 से 16 के मध्य इनका कार्यकाल होता है। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से इनके कमांडर थे जयसिंह फर्स्ट और मराठा से शिवाजी। इनके मध्य जो है 1665 जून में ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर काफ़ी फेमस है, ये होती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया था? तो वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी उससे रिजाइन किया था ये इन्होंने शंकरन नायर जो थे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 1915 में इन्होंने ज्वाइन किया था, ठीक है। और ये अप्रैल 1919 में आप जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें बहुत सारे लोग जो है रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में एक प्रोटेस्ट कर रहे थे और 79 लोगों पर फायरिंग की गई थी। तो उसी के विरोध में यहाँ पे जो है रिजाइन किया था इन्होंने। हाल ही में भारत ने किस देश को हरा करके SAFF ये है ये आपका साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है, तो फुटबॉल का आयोजन ये कराते हैं। तो रिसेंटली ये चैंपियनशिप सैफ चैंपियनशिप कह लीजिए 2023 की इसमें बेंगलुरु कर्नाटका में जो खेला गया तो फाइनल, तो इसमें जीता है भारत ने इनको कुवैत को हरा करके। नेक्स्ट है यूएस नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्रेडिक्शन, एक संस्थान है। इनके आंकड़ों के मुताबिक इसमें से किस डेट जो 2023 की है उसको विश्व स्तर पर सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया, यानी कि टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा था। तो 2016 के बाद से सबसे गर्म दिन रहा, अभी रिसेंटली रिकॉर्ड किया गया था 3 जुलाई को, ठीक है, विकल्प डी को चुनेंगे। हाल ही में खबरों में रही सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे ये अंडर कंस्ट्रक्शन एक प्रोजेक्ट है अरुणाचल और असम के बॉर्डर पे, ठीक है, विकल्प सी को चुनेंगे दोनों को। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मो जंगल जामी ये योजना का नाम है इसको स्टार्ट किया है? तो जो ये हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं और फॉरेस्ट में रहने वाली जो पॉपुलेशन है मुख्य रूप से उनकी आजीविका और फूड सिक्योरिटी कह लीजिए इसको इंश्योर करने के लिए ओडिशा में ये स्कीम जो है चलाई गई। हाल ही में शेखर कपूर को उनकी किस फिल्म के लिए ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है? काफ़ी फेमस एक डायरेक्टर हैं शेखर कपूर, तो इनकी यहाँ पे ये जो है व्हाट्स लव गॉट टू डू विथ इट इसके लिए मिला है। जापान भारत समुद्री अभ्यास 2023 जिसको शॉर्ट फॉर्म में जाइमेक्स 2023 कह लीजिए, जाइमेक्स 23 सॉरी, ठीक है, तो इसका संस्करण कौन सा है जो 5 जुलाई से 10 जुलाई तक विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा है? तो ये है आपका 7th एडिशन। देशों के नाम ध्यान रखेंगे किसके बीच है और कहाँ पे हो रहा है, विशाखापट्टनम में। 4 जुलाई 2023 को भारत की अध्यक्षता में संघाई सहयोग संगठन, ठीक है, जो SCO समूह है हमारा, इसका 23वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया और इसमें किस देश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया? तो गेस्ट कंट्री था तुर्कमेनिस्तान, विकल्प डी को चुनेंगे। वर्चुअल माध्यम में इसका आयोजन हुआ है और होस्ट कौन था? इंडिया, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। प्लीज़ सारे क्वेश्चंस देखिए, मैप वगैरह वाले क्वेश्चन को लोकेट कर लीजिएगा। कंटिन्यू करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।